हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, यानी नौकरशाही, शक्ति और अधिकार। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। सोशियोलॉजी में इन तीनों टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा मतलब है। क्या मतलब है ये आज हम सीखेंगे और स्पेशली हम फोकस करेंगे मैक्स वेबर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी रूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस, procedures and requirements, number of desks, meticulous division of labor and responsibility, clear hierarchies, professional ऑलमोस्ट इम्पर्सनल इंट्रैक्शंस बिटवीन एम्प्लॉयज़। यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल और फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, इसमें हायरार्की होती है, प्रोसीजर्स होते हैं और रिक्वायरमेंट्स। यानी ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा रिलेटेड, जिसे आपने सुना होगा, ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट से क्या मतलब है? वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, वो रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोसीजर्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जिसके पास जो स्पेशलाइजेशन है उसके बेसिस पे, वो हायरार्की के बेसिस पे, मेटिकुलस डिवीजन ऑफ लेबर इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है कि जो हायरार्की यानी जो स्पेशलाइजेशन जिस बंदे के पास है उसके हिसाब से वो स्पेसिफाइड टास्क करेगा। अब मैक्स वेबर ने ऑर्गेनाइजेशन जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी है जिसमें इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का वर्णन किया है। अब इन्होंने पावर को तीन तरह से बांटा है। सबसे पहले है ट्रेडिशनल पावर, दूसरा है चैरिस्मेटिक पावर एंड द थर्ड वन इज लीगल पावर। तो ये तीनों क्या है? जब हम पावर और अथॉरिटी पढ़ेंगे इसको हम देखेंगे। फिलहाल हम जो समझेंगे कि डेमोक्रेसी को देखते हुए जो रूल्स एंड लॉज हैं वो क्या हैं। तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड लॉज मेकिंग द प्रिंसिपल ऑफ एस्टेब्लिश जुरिडिक्शन प्रिवेल। यानी जो ब्यूरोक्रेसी में जितने लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, जिससे डेमोक्रेसी जो है आपकी डिफाइन होती है। अब मैक्स वेबर के हिसाब से जो मैं बात कर रही हूँ, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करी है, तो उन्होंने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। अब वो क्या है? सबसे पहला है टास्क स्पेशलाइजेशन, दूसरा है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड द थर्ड वन इज फॉर्मल सिलेक्शन, फोर्थ वन इज रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड द फिफ्थ वन इज इम्पर्सनल यानी यहाँ पे रिलेशन से मतलब है, एंड द सिक्स्थ वन इज करियर ओरिएंटेशन। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जो मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्या हैं। तो टास्क स्पेशलाइजेशन यानी किसी भी काम को छोटा और सिंपल बनाना ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं और जिनमें उनका स्पेशलाइजेशन है वो उसके अकॉर्डिंग काम करे ताकि कोई भी काम पूरा हो जाए। जो व्यक्ति जिस चीज़ के को लेके माहिर हो, जिस स्पेशलाइजेशन में माहिर हो, वो वही काम करे ताकि वो बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली काम हो। तो ये टास्क स्पेशलाइजेशन से ये मतलब है। अब हायरार्किकल लेयर्स ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकार। तो कैसा अधिकार? हायरार्किकल, यानी आपके पास कौन से अधिकार है? हायरार्किकल। मैनेजर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू हायरार्किकल लेयर्स। बहुत सारे देखते हैं आप ऑफिसेज में, ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिसेज होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं हायरार्की के हिसाब से। कोई अपर क्लास मैनेजर होता है, अपर मैनेजर होता है, उसके नीचे कोई मैनेजर काम कर रहा होता है, फिर उसके नीचे कोई स्टाफ काम कर रहा होता है, फिर उसके नीचे कोई स्टाफ काम कर रहा होता है। तो पूरा मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो हायरार्किकल लेयर्स हैं वो बनी हुई होती हैं कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, उसके नीचे कौन सा काम करेगा, फिर उसके बाद कौन सा काम करेगा। ये भी स्पेशलाइजेशन और परफॉर्मेंस के बेसिस पे होते हैं, जो उनको स्पेसिफाइड टास्क दिए जाते हैं कि आपको सिर्फ यही काम करना है अकॉर्डिंग टू हायरार्की। तो ये अथॉरिटी कि आपके पास कौन से अधिकार हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मल सिलेक्शन। ब्यूरोक्रेट्स का फॉर्मल सिलेक्शन होता है। फॉर्मल सिलेक्शन मतलब कि
आपके बेसिस, फिर से वही बात आ जाती है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपके एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाता है, आपकी टेक्निकल स्किल और कॉम्पिटेंस के हिसाब से कि आपको कितना आता है, कितनी स्किल्स आपकी हैं, आप कितना अच्छा जानते हैं, क्या नॉलेज है, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाता है, उस अकॉर्डिंग आपको सैलरी पे की जाती है। द फोर्थ वन इज रूल्स एंड रिक्वायरमेंट। फॉर्मल रूल्स और रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। कोई भी जो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर की फॉर्मल रूल्स होने चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ में, जो सभी लोग फॉलो करें और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी क्या। देखिए, रूल्स तो कंपनी की तरफ से बनते ही हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से है, तो उनकी तरफ से किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तो ये दोनों को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इम्पर्सनल, देखिए जितने भी आप ऑफिसेज में देखते हैं तो इम्पर्सनल जो रिलेशंस हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है। रेगुलेशंस एंड क्लियर रिक्वायरमेंट्स क्रिएट डिस्टेंस एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़। यानी आपके रेगुलेशंस, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप इनफॉर्मल, इनपर्सनल बातें या उनसे बातें तो कर सकते हैं, लेकिन आप रिलेशंस बिल्ड नहीं कर सकते जब आप किसी ऑफिस में आप जब काम कर रहे हैं। प्लस इम्पर्सनल से क्या होता है, फिर नेपोटिज्म जो है उसको हाइक मिलती है। नेपोटिज्म इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, आप लोग सुनते होंगे, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो किसी भी आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है नेपोटिज्म को बढ़ावा ना देने के लिए, इसलिए यहाँ पे इम्पर्सनल जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। सिक्स्थ वन इज़ करियर ओरिएंटेड। आप करियर में कितना आगे जाएंगे, आप कितने ओरिएंटेड हैं अपने करियर को लेके, ये भी एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे उन्हें सिलेक्ट किया जाता है कि आप कितना आगे जाएंगे, आपको कितने प्रमोशन मिलेंगे। तो किसी भी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में आपके एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे ये होता है। अब हमने ब्यूरोक्रेसी समझ ली कि ब्यूरोक्रेसी क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे फॉर्मल रूल्स होते हैं, हायरार्की होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। और 6 मैक्स वेबर के हमने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली कि उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं पावर। पावर को अगर हम हिंदी में समझे तो शक्ति, लेकिन सोशियोलॉजी में मैक्स वेबर के हिसाब से पावर क्या है। मैनी स्कॉलर्स अडॉप्ट द डेफिनेशन डेवलप्ड बाय जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर हु सेड पावर इज द एबिलिटी टू एक्सरसाइज वंस विल ओवर अदर। वो कहते हैं किसी की इच्छा के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति जब उसकी एबिलिटी वो एक्सरसाइज करने लगता है, यानी अपनी इच्छा जो है दूसरे के ऊपर जब हम थोपने लगते हैं उसे हम पावर कहते हैं। यानी हमारे ऊपर कंट्रोल है, हम किसी व्यक्ति के ऊपर जब कंट्रोल करने लगते हैं, स्पेशली उसके जब हम एक्शंस कंट्रोल करने लगते हैं, तो मैक्स वेबर इसे ही पावर कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, पावर अफेक्ट्स मोर देन पर्सनल रिलेशनशिप्स। जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं जैसे कि वो इफेक्ट करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पावर इफेक्ट करती है। कैसे? इट शेप्स लार्जर डायनेमिक्स लाइक सोशल ग्रुप्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स। सोशल ग्रुप्स में जब आपके पास पावर है, लोग आपकी बात मानेंगे, आप लोगों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं कि ये आपको करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो क्या होता है कि इससे सोशल ग्रुप्स जो है वो शेप होते हैं, उनका जो डायनेमिक्स है वो चेंज होने लगता है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करा सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर होती है। पावर रिफर्स टू द एबिलिटी टू हैव वंस विल कैरीड आउट डिस्पाइट द रेसिस्टेंस ऑफ अदर्स। इसको फिर से एक और दूसरे गर्म शब्दों में समझे कि आप के पावर यानी शक्ति वो एबिलिटी हो, वो काबिलियत आप में होती है कि आप किसी की इच्छा के ऊपर तो काम करें, बाकी सबको छोड़ के आप किसी की इच्छा के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसे शक्ति कहा है किसने? मैक्स वेबर ने। बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल की बात की जा रही है। अब पावर हमने समझा, अब अथॉरिटी। पावर यानी शक्ति, अथॉरिटी मतलब अधिकार। अब अधिकार क्या है? शक्ति और अधिकार दो बहुत अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें हम साथ में समझ सकते हैं। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी रिफर्स टू एक्सेप्टेड पावर। अथॉरिटी यानी अधिकार। एक तो पावर आपके पास है, लेकिन अथॉरिटी एक्सेप्टेड पावर यानी आपने उस शक्ति को समाहित किया है, एक्सेप्ट किया है कि ये मेरे पास शक्ति है, और अब
जब आप उस शक्ति से डिसीजंस लेने लगते हैं, ऑर्डर्स देने लगते हैं, उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। पीपल लिसन टू अथॉरिटी फिगर्स बिकॉज दे फील दैट दीज इंडिविजुअल्स आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। लोग किसी भी किसी भी व्यक्ति को क्यों मानते हैं? उसके पास या तो पावर होती है तो अथॉरिटी होती है। पावर के साथ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कोई गुंडा है, उसके पास पावर है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो पावर नहीं है। पावर क्या है? स्टेट में, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो क्या है? पावर और अथॉरिटी दोनों है। वो लेजिटिमेट कर रही है, वो आपको ऑर्डर दे रही है, डिसीजन दे रही है कि आपको क्या करना है, उसके पास ये अधिकार है और आप मना नहीं कर सकते हैं। तो इस पावर और अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जनरली स्पीकिंग पीपल परसीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स ऑफ एन अथॉरिटी फिगर एज रीजनेबल एंड बेनिफिशियल और ट्रू। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो लोग आपकी बात मानेंगे, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, जिसे हम पावर कहते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ, दोनों चीज़ें कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। और इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफाई समझते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी or potential of an individual to influence others and control their actions, जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ कि actions को control करना। यानी power is defines ability, एक ऐसा potential आपके अंदर है, किसी भी व्यक्ति के अंदर एक ऐसा potential जो दूसरों को influence तो करे ही, उसके साथ ही साथ उसके एक्शंस को भी कंट्रोल कर। यानी आपके पास पावर है कि आप उसके एक्शंस कंट्रोल कर रहे हो। और अथॉरिटी क्या कहती है? अथॉरिटी एक लीगल फॉर्मल राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड कमांड्स एंड टेक डिसीजंस। अथॉरिटी भी पावर है, लेकिन एक लीगल और फॉर्मल रूल्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका अथॉरिटी कहलाएगा। जो गवर्नमेंट, वो आपके अथॉरिटी, क्योंकि वो लीगल है, फॉर्मल है, वो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई गुंडा आपको कमांड दे रहा है तो आप उसको फॉलो करें, वो अथॉरिटी नहीं कहलाएगी अनलेस एंड अनटिल वो जब तक लीगल और फॉर्मल नहीं होंगे। और जब लीगल और फॉर्मल होंगे तभी आप उनकी बात मानेंगे, क्योंकि जब आपसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, जो लॉ है इंडिया का उसके आप खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो रिटन लॉज हैं, उसके पास अथॉरिटी है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, जेल हो सकती है, तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो अब मैक्स वेबर ने अथॉरिटी कुछ टाइप्स की बताई हैं, वो क्या है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, दूसरा है आपका चैरिस्मेटिक अथॉरिटी, एंड द थर्ड वन इज रैशनल लीगल अथॉरिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू वेबर, द पावर ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज एक्सेप्टेड बिकॉज that has traditionally been the case. Its legitimacy exists because it has been accepted for a long time. Traditional authority वो होती है जो traditionally एक्सेप्ट की जाती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है क्वीन एलिजाबेथ का, वो इनहेरिटेड है, उनसे पहले जो थी क्वीन वो वहाँ की रानी थी ब्रिटेन की, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ आई। तो ये ट्रेडिशनल चला हुआ आ रहा है, रूल्स उनका सक्सेशन जो है वो मोनार्की का चला हुआ आ रहा है, वो रूल कर रहे हैं। जब बैक टू बैक, जनरेशन टू जनरेशन उनका जो है वो रूल कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है आपका ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कि उनके पास अथॉरिटी है और लोग उसको ओबे करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले पास्ट से चला हुआ आ रहा है। और एक ये इस तरह की अथॉरिटी होती है जिसमें रूरल टिपिकली हैज़ नो real force to carry out his will or maintain his position but depends primarily on a group's respect. इसमें रूरल का कंट्रोल खुद नहीं होता है कि वो अपनी अथॉरिटी खुद से बनाए या कैरी आउट करे, किसी को फोर्स करे। लोग जो होता है, जो ग्रुप होता है, वो उसकी खुद से रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो अथॉरिटी में, उनके पास पावर है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी है बेसिकली। और बहुत लंबे समय तक हम उन्हें ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं। तो लंबे समय तक जब किसी भी उनके ख़ानदान में बैक टू बैक सबको अथॉरिटी मिलती जा रही, तो इसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी।